हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ और चैप्टर्स को। जैसा कि आपको पता है बच्चों, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, वीडियो में थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अब वीडियो हमारा रेगुलर आएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ और आप देखिए, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। ठीक है, अगर आपने उसे ना देखा हो तो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आप वो चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आपको इस चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, इसका मतलब समझिए बच्चों, जैसे मैं आपसे बोलूँ, आप क्या करिए, कोई पतली प्लेन शीट लीजिए। ठीक है, जैसे आप ये ले लीजिए, जैसे ये कोई कॉपी की तरह मैंने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास कराइए इस साइड से उस साइड तक। जैसे मैं बोला हूँ, इधर से आप लाइन को पास कराएंगे इस साइड से इस साइड से। ठीक है, तो यही एक कोई सीट है, इसे रखी गई है ये यहाँ पे, तो इससे लाइन पास कराई जा रही है। तो क्या होगा, इसके पर यूनिट एरिया से जितनी लाइन पास करेंगे, ठीक है, कितने पर यूनिट एरिया से, मान ली कोई एक फिक्स एरिया होगा, मान ली इतने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चों। वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, फाई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, और इनके बीच में कुछ एंगल होगा, ई और ए के बीच में, वो एंगल क्या होता है, थीटा होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ई और ए के बीच में कोई एंगल लेते हैं, वो एंगल कौन से लेते हैं, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे पूछेगा कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप क्या डिफाइन करेंगे, द फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन। ये क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, लेकिन कहाँ की नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जैसे आप कोई पर यूनिट एरिया लेंगे, एक यूनिट एरिया, वहाँ से जितनी नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। ठीक है, और इनके बीच में ये हमेशा परपेंडिकुलर टू इट होता है। ठीक है, जैसे ये एरिया वेक्टर और ये हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइन ये है और एरिया वेक्टर की भी लाइन इधर ही हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड द सरफेस होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आगे समझाऊंगा और तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ समझिए, फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट ए हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोलूँ बच्चों आपसे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और ये क्या है, एरिया वेक्टर की लाइन है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल क्रिएट हुआ? कोई एंगल नहीं है। तो एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा बराबर 0 हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, हमारा एरिया वेक्टर इधर होता है, ई इधर होता है और ए इधर होता है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, एरिया वेक्टर इधर होता, तो एंगल कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा एंगल चेंज होता है। तो यहाँ पे एंगल 0 है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, केवल ई डॉट ए, थीटा बराबर कॉस 0 रख देंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ई डॉट ए। यहाँ पे और बात एक बच्चों और है, पूरे आप गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर आप फ्लक्स फाइंड करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों रहेगी। ठीक है, अब देखिए हम इसमें एक टॉपिक और है, ये भी देख लीजिए पहले आप, क्या है, एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर ऑफ द स्पेस। ठीक है, ऑलवेज आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होता है ये, और क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस। सरफेस के कहाँ होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको एरिया वेक्टर का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ऊपर वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको लेना हो। ठीक है, अब चलिए मैं ऊपर के पोर्शन को मिटा के क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, थोड़ा बेटा ये चैप्टर और चैप्टर से बच्चों थोड़ा कठिन है, मतलब जैसे कि गॉस थ्योरम थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें हम एजप्शन ज़्यादा मान के चलते हैं, जैसे गॉसियन सरफेस को भी हम एजप्शन लेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस कोई सरफेस होता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए तब देखते हैं एरिया वेक्टर। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ, आपने कोई एक ये सरफेस ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कहाँ है, ऐसे इन्वर्ट जा रही है, ऐसे यहाँ से मान लीजिए एंटर की। ठीक है,
ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, ठीक है। ये क्या है, सरफेस की तरफ यहाँ भी इसने क्या किया, एंटर किया, ई यहाँ से एंटर किया, ठीक है। अब ये बताइए, मैंने क्या बताया, एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। ये सरफेस का आउटवर्ड होगा ना, जैसे अगर ये यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये तो उसको हमारा कोई सरफेस है। अगर मैं बोलूँ इस सरफेस के आउटवर्ड किधर होगा, तो आप क्या बताएंगे, आउटवर्ड इधर होगा सर, इस सर बाहर की तरफ। आउटवर्ड क्या होता है, बाहर की साइड ही तो आउटवर्ड होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों। तो इन दोनों के बीच में, लाइन के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये कोई लाइन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये रही बच्चों और एरिया वेक्टर की लाइन ये है। अगर आप बोलेंगे क्या सर कि इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री का, ठीक है, सीधा सीधा आपको पता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है, ठीक है, मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड ऑफ द सरफेस। ये हमने कोई सरफेस लिया, अब बताइए इस सरफेस का आउटवर्ड किधर होगा, सरफेस के अंदर तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि सरफेस के अंदर तो वो इन हो गया ना, तो आउटवर्ड किधर होगा, फिर इधर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। अब बच्चों यहाँ देखिए कोई लाइन है, अगर इधर ई है और एरिया वेक्टर भी सेम लाइन पे, तो दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा बच्चों, 0 cos 0 इस यहाँ पे लेंगे आप हमेशा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सरफेस की बात बोलूँ मैं, जैसे मैं आपसे और कोई सरफेस बोल दूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक क्यूब ले लिया, ठीक, इस पे कितने टोटल फेजेस हैं, 6 फेज होंगे, 1 2 3 4 5, एक अंदर वाला 6, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं इसमें भी सेम वही बात करूं, मैं मान लीजिए 3 सरफेस के लिए फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। एक आप ऐसे आउटवर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं। अब जैसे आप इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर ई है ये, ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा आपका, जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी क्या आएगा, यहीं आएगा, बाहर की साइड, ठीक है। यहाँ भी आप ऐसे लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, ऑलवेज आउटवर्ड ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, आपका मतलब हमेशा सरफेस के आउटवर्ड पे लेते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। गॉस नाम की एक साइंटिस्ट से, उन्होंने अपना थ्योरम दिया था, उसी को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए गॉस लॉ क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज क्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। देखिए इसका मतलब समझिए क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक, इसमें टोटल चार्ज मान लीजिए कितना है, क्यों है, कितना चार्ज है, क्यों है, ठीक है। ये कोई हमारा क्लोज सरफेस है, यानी बंद सरफेस है, मतलब खुला नहीं है कहीं से, चारों ओर से क्लोज्ड है। इसके अंदर हमने कोई क्यों चार्ज रखा है, क्या चार्ज रखा है, क्यों चार्ज रखा है। तब क्या करेंगे, अगर इसमें हमको फाई निकालना है, फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, क्या होता है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, यानी इसके अंदर टोटल जितना चार्ज होगा वो लेंगे, क्यों, अपान ε0 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम से क्या हो गया, किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बहुत आसान हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल यहाँ पे टोटल चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज अपान ε0 से हम क्या निकाल सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए गॉस लॉ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इस नियम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए क्या निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही डेफिनेशन में भी लिखा गया है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, यानी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1/ε0, ठीक है। ये क्या है, 1/ε0 ही तो है, ये इसको अगर आप करेंगे तो ये 1/ε0 ही तो हुआ। किसका 1/ε0 है, टोटल चार्ज क्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस के बीच में जो टोटल चार्ज आ रहा है, क्यों, उसका 1/ε0 गुना ले रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए फाई बराबर क्या होता है, E.ds, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डिफिनेशन ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, हम इसी रिजल्ट को कंपेयर करके हर जगह फाई बराबर E.ds बराबर Q/ε0,
इसी को आप कंपेयर करेंगे लेकिन अलग अलग सरफेस के लिए। जैसे मैं बोलूँ कोई इनफाइनाइट वायर ले लो, ठीक है, और क्या ले लूँ, कोई सीट ले लूँ, कोई फुटबॉल ले लूँ, सबके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेकिन उसमें करेंगे क्या, हम इसी को रेफरेंस मानेंगे, ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई अपॉन ई डॉट डी एस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो दो चीज़ें अगर आपस में बराबर हैं तो उसे हम बराबर तो दिखा ही सकते हैं ना। जैसे बेटा मैं बोलूँ आपसे 4 बराबर 2 प्लस 2, तो आप इसे दिखा नहीं सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो ये भी फाई है और वो भी फाई है, तो दोनों फाई को निकाल के आप बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे आगे, ठीक है। तो मैं अभी मतलब बहुत सारी चीज़ों को क्या आप मोस्टली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे अलग अलग सरफेस के लिए। तो आप एक बात और बोलेंगे सर कि आपने पिछले वाले चैप्टर में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करवाई थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन गॉस रूल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना और आसान हो गया, ठीक है। उससे भी फाइंड किए थे हमने, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वहाँ पे, हम यहाँ फिर से पॉइंट चार्ज के लिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, मैं गॉसियन सरफेस के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे। जैसे अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया ना, तो इसकी प्रूफिंग को भी हम देख लेंगे ये कैसे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अलग अलग सरफेस के लिए क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है बच्चों। आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। और ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब 3 से 4 क्लास में मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। आज इस चैप्टर की पहली क्लास थी और मोस्टली जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी 2 से 3 क्लास और आएंगी, उसमें ये हो जाएगा आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग फीडबैक दीजिए, आपको जहाँ डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों को टफ लगता है, ज़्यादातर बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है तो बच्चे ये बोलते हैं सर गॉस थ्योरम वाला चैप्टर थोड़ा टफ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ईजी वे में समझाऊंगा, सब कुछ एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। चीज़ें इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं भले, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में ही करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मोस्टली बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप भी कवर करेंगे, ठीक है, चीज़ों को। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।